आगे बढ़ते हैं। यूज ऑफ डायमेंशन एनालिसिस में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि कल परसों से लेके लास्ट 2 लेक्चर से लेके जो आप डायमेंशन पढ़ते जा रहे हो वो डायमेंशन का एक्चुअल में यूज क्या होता है वो हमें पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहला सबसे पहला जो यूज है उसको बोला जाता है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन। सबसे पहला टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन। अब टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन का मतलब क्या है? ठीक है, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन का मतलब यह है कि आपके पास फिजिक्स में जो इक्वेशंस है वो सही है या गलत, हमें इस बारे में बात करनी है। और ये चेक करने के लिए हम लोग डायमेंशन एनालिसिस का इस्तेमाल कर सकते हैं, और हम लोग डायमेंशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज को आप लोग किसी और नाम से भी जानते हो। ठीक है, इस चीज को बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। ठीक है, तो कभी कभी इसको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस भी बोला जाता है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का ही इस्तेमाल करते हैं हम लोग ये पता लगाने के लिए कि कोई इक्वेशन करेक्ट है या नहीं है। एग्जांपल्स दूंगा तो आपको बेटर समझ में आएगा कि बेसिकली हम लोग क्या बात कर रहे हैं। अभी तो सिर्फ और सिर्फ मैं आप लोगों को ये बता रहा हूं कि करने क्या वाले हैं। करने ये वाले हैं कि एक फिजिकल इक्वेशन की करेक्टनेस चेक करने वाले हैं, और इस चीज को हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस के लिए भी बात करते हैं। होमोजेनिटी का मतलब क्या होता है? होमोजेनिटी का मतलब ये होता है कि जब कोई चीज का एलएचएस और कोई चीज का आरएचएस अगर सेम होगा तो हम ये बोलते हैं कि ये इक्वेशन होमोजीनियस है। होमोजीनियस होने का मतलब क्या है? कि उस इक्वेशन में जितने भी टर्म्स हैं। होमोजीनिटी का मतलब क्या है? होमोजीनिटी का मतलब है एक इक्वेशन में जितने भी टर्म्स होते हैं उन सब का डायमेंशन सेम होना चाहिए। क्या बोला मैंने? होमोजेनिटी का मतलब मैंने क्या समझाया आपको? अगर आपके पास एक फिजिकल इक्वेशन है, उस इक्वेशन में जितने भी टर्म्स होंगे उन सारे के सारे टर्म्स का जो डायमेंशन होगा वो एक जैसा होना चाहिए, वो सेम होना चाहिए। तो आप ऐसा बोलेंगे कि आपने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन फॉलो किया, इसका मतलब आपका इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। कैसा करेक्ट है आपका इक्वेशन? डायमेंशनली करेक्ट है। इफ दिस हैपेंस, एक इक्वेशन में जितने भी टर्म्स होते हैं उन सबका डायमेंशन सेम होना चाहिए। अगर ऐसा हो गया then we say that our equation is dimensionally correct। हर एक चीज का मतलब समझाऊंगा, टेंशन नहीं लेने का, सिर्फ पहले समझने का कि क्या चीज क्या है, किसको कैसा बोलते हैं। एग्जाम्पल जब आएंगे आप लोग के सामने आपको बहुत ही बेहतर समझ में आएगा। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड कि हम लोग क्या बात करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपको एक फिजिकल इक्वेशन किस तरह से दिखाई देगा? सबसे पहले तो आपको फिजिक्स में कोई भी फॉर्मूला आप ले लो। मैं अच्छे अच्छे फॉर्मूले ले लेता हूं। जरा पहला एग्जाम्पल आप लोग के सामने, दिस इज अवर एग्जाम्पल नंबर 1। अच्छी तरह से बात को समझना है। हमारे पास एक इक्वेशन हो सकता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। आप लोगों ने इस इक्वेशन को बहुत बार कहीं ना कहीं तो देखा होगा। v क्या होता है? व्हाट इज v क्लास? आप जानते हैं v क्या होता है? v को बोला जाता है फाइनल वेलोसिटी। आप जानते हैं u क्या होता है? u को बोला जाता है इनिशियल वेलोसिटी।
You know what a is? A is called as acceleration. And what is t? T is called as time. अब हमें यह पता लगाना है कि क्या ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, क्या ये इक्वेशन सच में डायमेंशनली करेक्ट है, हमें यह पता लगाना है। तरीका क्या है? इस इक्वेशन में जितने भी टर्म्स होंगे सारे के सारे टर्म्स का डायमेंशन सेम होना चाहिए ना। व्हाट द टर्म मींस? टर्म मतलब होता है इस इक्वेशन में ये एक टर्म है, ये एक टर्म है और ये एक टर्म है। मतलब इस इक्वेशन में तीन टर्म्स आपको दिखाई दे रहे हैं, एक दो तीन। अगर इन तीनों टर्म्स का डायमेंशन सेम होगा तो आपका ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट होगा। ये बात आपने दिमाग में रखनी है। तो चलिए चलते हैं। अगर मैं सबसे पहले पहले वाले टर्म का डायमेंशन निकालने की कोशिश करता हूं, v यानी कि वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का डायमेंशन आएगा m0 L1 t-1 and the bracket is closed. You know it very very well. वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट में आपने लेंथ लिखा, टाइम में आपने -1 लिखा, काम खत्म हो गया अपना। ये पहले टर्म का डायमेंशन आपको दिखाई दिया। लेट्स मूव टू द सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म का नाम है इनिशियल वेलोसिटी, पर हालांकि वो भी वेलोसिटी होती है ना, फाइनल वेलोसिटी हो या इनिशियल वेलोसिटी हो, वेलोसिटी तो वेलोसिटी होती है। तो इसका डायमेंशन कितना आएगा? उतना ही आएगा, m0 L1 t-1। दो टर्म तो हमने सॉल्व कर दिए और दोनों टर्म का डायमेंशन हमें सेम दिखाई दे रहा है। लास्ट वाला टर्म क्या है? लास्ट वाला टर्म है at, यानी कि एक्सेलरेशन इनटू टाइम। व्हाट इज दिस? दिस इज acceleration into time. What can acceleration be written as? Acceleration can be written as velocity upon time into time. ये आप पहले से ही जानते हैं। What can velocity be written as? Displacement upon time into time into time. नोटिस करिए कैसे लिख रहा हूं। वेलोसिटी को मैंने डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम पुट अप किया है। पहले से नीचे एक टाइम था, ऊपर पहले से एक टाइम था, तो एक टाइम के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो अगर आप इस बंदे का डायमेंशन लिखने की कोशिश करते हैं एक्सेलरेशन इनटू टाइम का, तो इसका डायमेंशन आएगा m0। ये टाइम और ये टाइम कैंसिल आउट हो गया, दिस टाइम एंड दिस टाइम हैज बीन कैंसिल आउट, तो यू आर जस्ट लेफ्ट विद डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यू आर जस्ट लेफ्ट विद डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट का L1, टाइम का -1। नाउ जस्ट लुक एट दिस थिंग। पहले टर्म का डायमेंशन, दूसरे टर्म का डायमेंशन और तीसरे टर्म का डायमेंशन, क्या तीनों टर्म का डायमेंशन सेम आ रहा है? हाँ। अगर तीनों टर्म का डायमेंशन सेम आ रहा है, देन यू कैन से दैट दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। हाउ इट इज करेक्ट? डायमेंशनली करेक्ट। तो हम क्या बोलेंगे अभी हमारे अगले स्टेटमेंट में? हम लोग क्या बोलेंगे? थर्ड पेज के स्टेटमेंट हम लोग क्या बोलेंगे? v is equal to u plus at is dimensionally correct, ऐसा बोलेंगे। कुछ समझा हमने किस तरह से यूज किया एक इक्वेशन का, और हमने उसका डायमेंशन फाइंड करके किस तरह से बताने की कोशिश की कि वो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। क्या बोलते हैं पब्लिक, हाँ या ना हो जाए? गिव मी अ यस और नो। सबको यह चीज समझ में आ रही है? और एग्जांपल्स लेंगे हम लोग, और एग्जाम्पल्स लेंगे अभी हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट मी टेक यू वन मोर एग्जाम्पल। ठीक है, एक और एग्जाम्पल जरा हम लोग सॉल्व करते हैं, अच्छी तरह से बात को समझेंगे। ठीक है, एक और इक्वेशन ले रहा हूं, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब्दुल, आपका मोबाइल जो है उसको रोटेशन में करो, आपके मोबाइल का रोटेशन ऑन करो। मैं वर्टिकल लिख रहा हूं।
आगे बढ़ते हैं। अनदर इक्वेशन है हम लोग के सामने। ये कौन है? वंशिका यादव कौन है? हु इज दिस पर्सन? वंशिका यादव। यस वंशिका। ओके चलिए, ये क्या है? एवरीबॉडी, व्हाट इज एस? कम ऑन बताइए, एस क्या होता है? एवरीबॉडी, एस क्या होता है? हाइट, डिस्प्लेसमेंट। वेरी गुड। एस होता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। यू आप जानते हैं इनिशियल वेलोसिटी, टी आप जानते हैं टाइम, ए आप जानते हैं एक्सेलरेशन, और टी आप जानते हैं टाइम। हमें क्या पता लगाना है? हमें पता लगाना है कि क्या ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, हमें ये पता लगाना है, ठीक है। स्टार्ट करें। इसमें कितने टर्म्स हैं? कितने टर्म्स है क्लास इसमें? इसमें है एक, दो और तीन। तीन टर्म्स है क्लास इसमें। अगर हम लोगों ने तीनों टर्म्स का डायमेंशन एक जैसा निकाला तो इसका मतलब ये होगा कि ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, ठीक है। इसका मतलब ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, ठीक है। प्लीज क्लास, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। मैं बार बार बोल रहा हूं कि ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। ये इक्वेशन करेक्ट है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं। ये इक्वेशन करेक्ट है और डायमेंशनली करेक्ट है में जमीन आसमान का फर्क है। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं। सपोज करो कोई बच्चा ऐसा लिख देता है, s इज इक्वल टू हाफ यूटी प्लस एटी स्क्वायर। अब आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये इक्वेशन या ये फॉर्मूला गलत है। आप अच्छी तरह से जानते हैं ये फॉर्मूला नहीं है। फॉर्मूला क्या है? s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर फॉर्मूला है। पर अगर किसी बच्चे ने ऐसा लिखा तो भी उसका डायमेंशनली आंसर तो सही आएगा। क्यों? क्योंकि आप कभी भी कांस्टेंट का डायमेंशन नहीं निकालते। जैसे कि इस इक्वेशन में भी आप हाफ का डायमेंशन नहीं निकालोगे, कांस्टेंट को आप इग्नोर करते हो। तो अगर आप देखोगे s की जगह पे s है, u2 की जगह पे ut है, और 80 स्क्वायर की जगह पे 80 स्क्वायर है। सब कुछ तो सेम है, खाली कांस्टेंट यहां से यहां हो गया। फिर भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट आएगी। याद रखिए, अ इक्वेशन विच इज डायमेंशनली करेक्ट might not give you the correct answer। ये इस टेक्निक का लिमिटेशन है। लिमिटेशन होने का मतलब क्या है कि ये टेक्निक की ये बुराई है कि अगर आपके किसी भी फॉर्मूले के अंदर कांस्टेंट आता है और सामने वाला बंदा उस कांस्टेंट को इधर उधर कर देता है, फिर भी ये इक्वेशन डायमेंशनली तो करेक्ट ही आएगी। फिर भी ये इक्वेशन क्या? डायमेंशनली ये इक्वेशन तो करेक्ट ही आएगी, पर आंसर रॉन्ग आएगा क्योंकि हाफ इधर होना चाहिए, हाफ इधर है। मैं दोनों इक्वेशंस को आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। सॉल्व क्या करना है आपको समझ में ही आ रहा होगा कि ये हाफ और ये हाफ, पहले भी इसका हम डायमेंशन तो निकालते नहीं है। तो s का डायमेंशन कितना आएगा? s का डायमेंशन आएगा m0 l1 t0। सब लोग को ये बात समझ में आ रही है? ये डायमेंशन किसका है? डिस्प्लेसमेंट का है। सेकेंड वाला टर्म कितना होगा? ut। ut आपका सेकेंड वाला टर्म है क्लास, बराबर है। अभी अभी आपने u का डायमेंशन निकाला था। ut का डायमेंशन क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम करना है हम लोगों ने। क्या करना है हम लोगों ने? u, सॉरी u इज वेलोसिटी, तो वेलोसिटी इनटू टाइम करना है हम लोगों ने। तो u का वेलोसिटी इनटू टाइम क्या आएगा? वेलोसिटी इनटू टाइम। व्हाट कैन वेलोसिटी बी रिटन एज? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इनटू टाइम, बराबर है। तो अभी आप क्या देख सकते हैं, ये टाइम और ये टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा? सिर्फ क्या बचेगा? डिस्प्लेसमेंट बचेगा। तो आपके ut का डायमेंशन क्या आना चाहिए? m0 l1 t0। आप इजीली देख सकते हैं पहला वाला टर्म और दूसरे वाला टर्म का डायमेंशन एग्जैक्टली मैच हो रहा है। लास्ट वाला टर्म क्या है? लास्ट वाला टर्म है 80 स्क्वायर।
अगर आप इसको भी सॉल्व करेंगे जैसे मैंने इसको सॉल्व किया था, तो आपको इस टर्म का डायमेंशन भी ऐसा ही मिलेगा, सेम मिलेगा। इसका मतलब ये इक्वेशन जो है, दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, दिस इक्वेशन इज ऑल्सो डायमेंशनली करेक्ट, बट इस इक्वेशन में कांस्टेंट यहां का वहां हो गया है, इसकी वजह से ये इक्वेशन आपको करेक्ट आंसर नहीं देगी, पर ये इक्वेशन भी डायमेंशनली करेक्ट है, वो इक्वेशन भी डायमेंशनली करेक्ट है। तो ये हमारा डिसएडवांटेज है इस पर्टिकुलर टेक्निक का। कौन सी टेक्निक का? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का ये डिसएडवांटेज है कि ये सिर्फ ये बता सकता है कि इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं, ये नहीं बता सकता कि इक्वेशन प्रैक्टिकली आंसर देने में सही है कि नहीं। आप मुझे ये सॉल्व करके दिखाना चाहते हैं क्या कि आपको समझ में आ गया कि इसका आंसर ये आएगा? यस, हर टर्म का डायमेंशन अलग अलग निकालना है। समझ, ये इसका डायमेंशन आएगा कि तुमको निकालने, इसका डायमेंशन आएगा तुम लोग को निकालने, 80 स्क्वायर का डायमेंशन तुम लोग निकाल सकता है? ठीक है, ठीक है। निकाल दिया। एक्सेलरेशन को वेलोसिटी अपॉन टाइम इनटू टाइम का स्क्वायर, फिर वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इनटू टाइम का स्क्वायर, कैंसिल आउट करना है, आपको आंसर मिल जाएगा। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? ठीक है। एटी स्क्वायर है हमारे पास, तो दिस इज एक्चुअली एक्सेलरेशन इनटू टाइम। एक्सेलरेशन हो सकता है वेलोसिटी, सॉरी ये टाइम का स्क्वायर चल रहा है यहां पे, ये होगा वेलोसिटी अपॉन टाइम इनटू टाइम का स्क्वायर। वेलोसिटी कैन बी रिटन एज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो टाइम और टाइम मिल जाएगा, टाइम का स्क्वायर इनटू यहाँ पे टाइम का स्क्वायर, ये स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो गया, मतलब सिर्फ डिस्प्लेसमेंट बचा है m0 l1 t0, मतलब इसका भी डायमेंशन सेम आता है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। तो आप क्या लिखेंगे? दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, डायमेंशनली ये इक्वेशन करेक्ट है। चलिए अब मैं आप लोगों को एक इक्वेशन दूं, आप लोग सॉल्व करना चाहेंगे? यस, करेंगे आप लोग सॉल्व? चलो 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 चलो, v स्क्वायर की हम लोग बात कर रहे हैं, v का स्क्वायर यानी कि क्या? वेलोसिटी का स्क्वायर यानी कि क्या? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का होल स्क्वायर। तो आपको इसका डायमेंशन कैसे लिखना पड़ेगा? m0 आएगा, l2 आएगा और t -2 आएगा। स्क्वायर है ना, डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर है इसलिए l का भी स्क्वायर आएगा, टाइम का स्क्वायर है इसलिए -2 आएगा, क्योंकि नीचे टाइम है उसका भी स्क्वायर आएगा, तो फिर ऊपर जाके -2 हो जाएगा। क्लियर एवरीबॉडी? हाँ या ना? क्लियर है कि नहीं है? समझा? सिमिलरली सिमिलरली यू स्क्वायर का भी सिमिलर ही आएगा ना, यू स्क्वायर का भी सिमिलर ही आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि u और v दोनों तो वेलोसिटी है, तो दोनों का भी सेम आएगा, इसका मतलब पहले का डायमेंशन और दूसरे का डायमेंशन सेम है। अब अगले वाले टर्म का डायमेंशन चेक कर लेते हैं। अगले वाले टर्म में आप सिर्फ निकालेंगे डायमेंशन किसका? as का, क्योंकि 2as का डायमेंशन, 2 का डायमेंशन नहीं निकलेगा ना, सिर्फ डायमेंशन किसका निकलेगा? a और s का डायमेंशन निकलेगा, क्योंकि 2 तो कांस्टेंट है। तो व्हाट इज a? एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट? What is acceleration? Velocity upon time into displacement. What is velocity? Displacement upon time. Upon time मतलब टाइम और टाइम मिलके कितना हो जाएगा? टाइम का स्क्वायर into displacement. This is like displacement का स्क्वायर अपॉन टाइम का स्क्वायर, तो आपका आएगा m0
L2t-2। अगर आप देख सकते हैं तो पहला, दूसरा और तीसरा तीनों का डायमेंशन एग्जैक्टली सेम आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? हमें यूज ऑफ डायमेंशन एनालिसिस का टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का पहला पार्ट हमें अच्छी तरह से समझ में आ गया है। ठीक है, पहला पार्ट क्या है? पहला पार्ट ये है कि आप ये चेक कर सकते हैं कि कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं, बस। ठीक है, ये आप चेक कर सकते हैं। तो जब आप इसने चेक किया तो आपने 3 एग्जांपल सॉल्व किए हैं और तीनों एग्जांपल्स में आपने ये समझा है कि nth हर एक टर्म का जो भी डायमेंशन होगा वो डायमेंशन आपने मैच करना है, और अगर सब टर्म्स के डायमेंशन मैच हो रहे हैं इसका मतलब ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। आगे बढ़ सकते हैं? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? गिव मी यस और नो एवरीबॉडी। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? दैट इज रियली ग्रेट, दैट इज रियली ग्रेट। अगला वाला जो चीज है, अगला वाला जो चीज है, दैट इज अवर 5th पेज। ठीक है, उसको जरा हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ये होगा हमारा सेकंड पार्ट। पहला यूज आप लोगों ने देख लिया। फर्स्ट यूज व्हाट टू सी इफ द इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। अब हम सेकंड देखने जा रहे हैं। ठीक है, सेकंड बिल्कुल ध्यान से देखिए। टू एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन related physical quantities, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दिस इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके पहले वाला जो इक्वेशन वाला है वो सबको समझ में आ जाता है, क्योंकि कैसे करना है, एक टर्म को लेना है, दूसरे टर्म को लेना है, तीसरे टर्म को लेना है, तीनों टर्म्स को आप लोगों को डायमेंशन मैच करना है। मैच हो गया तो आपने बोल दिया कि डायमेंशनली करेक्ट है, नहीं मैच हुआ तो नहीं करेक्ट है डायमेंशनली, बस। ठीक है, समझिए आज के लिए डायमेंशनली का मतलब क्या है? डायमेंशनली मतलब उन सबके टर्म्स के डायमेंशन सेम है, उसको बोला जाता है टू बी डायमेंशनली करेक्ट। ठीक है, अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, बिल्कुल अच्छी तरह से बात को समझिए। टू एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटीज, हम एक फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं। टू एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटी का मतलब है कि हम लोग फॉर्मूला बनाना चाहते हैं। कैसे फॉर्मूला बनाना चाहते हैं जरा बात करते हैं। पहला वाला एग्जांपल जो मैं ले रहा हूं उसको बहुत ही अच्छी तरह से समझना। इस टॉपिक पे हमको एक दो एग्जांपल्स लेने पड़ेंगे, तीन चार भी लेने पड़ेंगे, तब जाके ये टॉपिक आप लोग के दिमाग में शायद बैठ सकता है। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझिए। अगर फॉर्मूला रॉन्ग होगा एंड डायमेंशन सेम आए तो क्या सर? वही तो मैं बोल रहा हूं राधा, मैंने आपको कहा ना यहाँ पे इन द सेकेंड पेज मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि नहीं किया? आई राइट दिस हियर, राइट? क्या लिखा मैंने यहाँ पे? A equation which is dimensionally correct might not give you the correct answer. Yes, if the equation is dimensionally correct, it might not give you the correct answer. तो अगर ये इक्वेशन है तो आप इस इक्वेशन को क्या लिखोगे? जब भी आप लिखोगे तो आपको कैसे बोलना है? दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। डायमेंशन वर्ड आपने अच्छी तरह से यूज करना है। इज दैट क्लियर? आदित्य प्रजापति, ये आपका पहला लेक्चर है क्या? आदित्य प्रजापति, ये आपका पहला लेक्चर है क्या? फिर कौन सा वाला लेक्चर है आपका? सारे लेक्चर अटेंड किया आपने? फर्स्ट लेक्चर से है ना? तो डायमेंशन का मतलब आप समझ रहे हैं ना? डायमेंशनली करेक्ट होने का मतलब आप समझ रहे हैं ना? डायमेंशनली करेक्ट होने का मतलब सारे टर्म्स का डायमेंशन एक जैसा है।
ठीक है। शिवम, इंपल्स का मतलब होता है फोर्स एक्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ठीक है, फोर्स एक्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम इज कॉल्ड एज इंपल्स, फोर्स डिवाइडेड बाय टाइम। और आपको इंपल्स का डायमेंशन भी, आपको फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम, इंपल्स का डायमेंशन भी आपको आना चाहिए। फोर्स का डायमेंशन आपने निकाला है, टाइम का डायमेंशन आपने निकाला है, दोनों को यूज करिए, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम, यू विल गेट इंपल्स। ठीक है शिवम, चलिए आगे बढ़ते हैं। एवरीबॉडी, राधा, शीट आने वाली है, शीट आपके इसमें आने वाली है, ग्रुप पे आने वाली है, डोंट टेक टेंशन, अभी इस पे ध्यान दो। ठीक है, एवरीबॉडी हैव टू पे अटेंशन हियर। ठीक है, लेट अस पे अटेंशन। यस चंद्रप्रभा, एब्सोल्युटली करेक्ट। हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग क्या करने जा रहे हैं, टू एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटी। जो लोग भी नए एडमिशन में हुए या नए एडमिशन बोल रहा हूं, जो लोग भी नए आए हैं यहाँ पे, ठीक है ना, यू हैव टू ट्राई द डायमेंशन। मैंने नोट्स ग्रुप पे भेजे हुए हैं, आप लोगों को वो नोट्स देखने हैं, उसमें मैंने इजीली हर एक चीज मेंशन की हुई है। ठीक है, डायमेंशन धीरे धीरे आप लोग को अंडरस्टैंड करना चालू करना है, और आज से बैठ रहे हो तो आज से ये टॉपिक्स भी आपने अंडरस्टैंड करने हैं। ठीक है, किसी भी चीज का मैं डायमेंशन कैसे निकाल रहा हूं आप लोगों ने देखना है। ठीक है, ओके, लेट अस स्टार्ट द टॉपिक, प्लीज पे अटेंशन एवरीबॉडी, सब लोग का यहाँ पे ध्यान होना चाहिए। हम लोग ये बात कर रहे हैं, हम लोग ये बात कर रहे हैं टू एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटीज। इसका मतलब हमें निकालना है फॉर्मूला। एग्जांपल के तौर पे जरा हम बात करते हैं, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन मास एंड वेलोसिटी, क्या बोला मैंने, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन मास एंड एनर्जी, सॉरी मास एंड वेलोसिटी। ठीक है, ये दो चीजों पे काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है, अगर मैं आपको ऐसा बोलता हूं। और आप ये बहुत अच्छी से जानते हो कि काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में मास और वेलोसिटी आता है। आप जानते हो बहुत अच्छी तरह से कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एमवी स्क्वायर होता है। एवरीबॉडी नोज दिस थिंग वेरी वेरी वेल, राइट। पर मैं आपको बता रहा हूं कि हमें इस टॉपिक में यही करना है, हमें एक्चुअली निकालना है टू एस्टैब्लिश, व्हाट यू हैव टू एस्टैब्लिश, यू हैव टू एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप। किसके बीच में, रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में आपने एक रिलेशनशिप निकालना है। रिलेशनशिप का मतलब है आपने फॉर्मूला निकालना है। सिर्फ एग्जाम्पल के लिए हम लोग ये सॉल्व कर रहे हैं। मैंने आपसे ये कहा कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो डिपेंड करता है मास के ऊपर और वेलोसिटी के ऊपर। और अगर किसी ने आपको बोला फाइंड द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी, मास और वेलोसिटी, तो हम लोग डायमेंशन का इस्तेमाल करेंगे, और डायमेंशन का इस्तेमाल करके हम लोग इन लोगों के बीच का रिलेशनशिप फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे, कैसे करना है, जरा बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, स्टेप, हर एक स्टेप अच्छी तरह से देखेंगे। काइनेटिक एनर्जी, प्रोपोर्शनैलिटी साइन, मास, वेलोसिटी। मुझे नहीं पता कि मास का पावर क्या होगा, मुझे नहीं पता वेलोसिटी का पावर क्या होगा, इसलिए मैं मास का पावर ले रहा हूं ए और मैं वेलोसिटी का पावर ले रहा हूं बी। अगर आप याद करेंगे तो आप पहले से ही अच्छी तरह से जानते हैं, आप पहले से ही बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर होता है। आप पहले से ही बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि m का पावर 1 है और v का पावर 2 है, ये अच्छी तरह से जानते हैं। पर ये पावर आया किधर से, साइंटिस्ट लोग को कैसे पता चला कि m का पावर 1 होना चाहिए और v का पावर 2 होना चाहिए, वही निकाल रहे हैं अभी। ऐसे पता चला, डायमेंशन का इस्तेमाल करके हमें पता चला कि m का पावर 1 कैसे आता है और v का पावर 2 कैसे आता है। ठीक है, और एक बात, हाफ एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इस्तेमाल डायमेंशन में नहीं होता, मतलब हम डायमेंशन की मदद से ये पता नहीं लगा सकते कि यहां पे कांस्टेंट हाफ कैसे आया। कांस्टेंट का पता लगाने के लिए साइंटिस्ट लोग एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज का इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोग यहां पे सिर्फ और सिर्फ ये पता लगाएंगे कि हमें ये पता है कि काइनेटिक एनर्जी मास पे डिपेंड करता है, हमें ये पता है
कि काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, पर हमें ये नहीं पता कि मास पे कितना डिपेंड करता है। जैसे यहां पे मास का पावर 1 है और वेलोसिटी का पावर 2 है, ऐसे कैसे आया वो हम डिराइव करने की कोशिश कर रहे हैं। इज एवरीबॉडी इज अंडरस्टैंडिंग व्हाट आवर मोटो इज? क्या सब लोगों को मोटो समझ में आ रहा है? क्या मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं आपको समझ में आ रहा है? मैंने m का पावर a क्यों पुटअप किया, v का पावर b क्यों पुटअप किया, ये सब लोग को समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला? गिव मी और यस और नो। आसान भाषा में हमें a और b की वैल्यू निकालनी है। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? हमें a और b की वैल्यू हमें निकालनी है। अगर हमने a और b की वैल्यू निकाल ली तो हमने ये सॉल्व कर दिया। अगला स्टेप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। पहला स्टेप सब लोग के दिमाग में क्लियर होना चाहिए। काइनेटिक एनर्जी लिखा, प्रोपोर्शनैलिटी साइन लिखा, मास पावर पता नहीं a मान लिया, v पावर पता नहीं b मान लिया। अगला स्टेप में आपने क्या करना है? काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू साइन डालना है। प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटके जब इक्वल टू साइन आता है तो k आता है, कांस्टेंट को मैं k मान रहा हूं। m का पावर a चलाना है और v का पावर b चढ़ाना है। ठीक है, आप अच्छी तरह से जानते हैं जब आप प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा के इक्वल टू साइन डालते हैं तो आप एक कांस्टेंट ऐड करते हैं। अगले स्टेप में आपने क्या करना है? अगले स्टेप में आपने काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन यहां पे लिखना है। k इज कांस्टेंट, k इज कांस्टेंट। जब भी प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा के इक्वल टू साइन डालते हैं तो वहां पे एक कांस्टेंट ऐड करते हैं, ओप्पो A71K। आपका नाम वहां पे आपको इंसर्ट करना चाहिए था, पर जाने दो, नेक्स्ट लेक्चर के पहले कर लेना। प्रोपोर्शनैलिटी साइन के बदले जब इक्वल टू साइन आता है तो वहां पे कांस्टेंट ऐड करते हैं। के क्या है? व्हाट इज के? के इज अ कांस्टेंट। किसी बच्चे ने एक डाउट पूछा है कि सर, आयुष विश्वकर्मा का डाउट है कि सर, व्हेन वी आर अज्यूमिंग दैट वी डोंट नो द फॉर्मूला, हाउ कैन वी राइट द डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी? यस, आयुष विश्वकर्मा का डाउट समझिए। आयुष विश्वकर्मा ये बोलना चाहते हैं कि सर, आपने अभी अभी बोला कि हमें पता ही नहीं है कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये है, तो फिर हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ना पता होते हुए भी हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन कैसे लिखा? आयुष, क्या आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन सिर्फ काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले से नहीं, बहुत और तरीके से भी निकाला जा सकता है? क्या मैंने पिछले लेक्चर में आपको ये पढ़ाया था? काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन, पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशन, वर्क का डायमेंशन, सारी एनर्जीज का डायमेंशन सेम होता है। याद है आपको आयुष, मैंने ये बात की थी? यस। तो इज इट नेसेसरी दैट यू रिक्वायर अ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी? नो, यू कैन यूज एनीथिंग टू फाइंड द काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन। वर्क डन का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है आयुष, क्लियर है आपका डाउट? चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अच्छी तरह से बात को समझना है, अच्छी तरह से बात को समझना है। आपने यहां पे काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन लिखा, इक्वल टू साइन करना है। कांस्टेंट का डायमेंशन नहीं होता, उसको भूल जाओ। ये कौन है? ये मास है। मास का डायमेंशन क्या होगा? मास का डायमेंशन होगा m1 l0 t0 का होल पावर a। अच्छी तरह से देखिए, m का पावर a था तो उसके डायमेंशन का पावर भी मैंने a चढ़ा दिया। अगला है v। v कौन है? वेलोसिटी। वेलोसिटी का डायमेंशन क्या आता है? m का पावर 0 l का पावर 1 t का पावर -1 का होल पावर b। द न्यू पब्लिक आउट हियर, द न्यू स्टूडेंट्स आउट हियर, यू जस्ट हैव टू सी कि ऐसा डायमेंशन होता है। करना क्या है पहले वो देखो। डायमेंशन कैसे निकाला उस चीज को फिलहाल आप टेंशन मत लो, खाली इतना समझो काइनेटिक एनर्जी का ये डायमेंशन होता है, बस इतना आपके दिमाग में रखो। डोंट स्ट्रगल विथ थिंकिंग दैट ये कैसे आया वो कैसे आया, आपको वो अभी नहीं समझेगा। ठीक है, याद रखिए क्या किया मैंने। m का पावर a है तो डायमेंशन लिखने के बाद पावर वैसे ही m के ऊपर है। v का पावर b है, डायमेंशन लिखने के बाद वैसे ही पावर b है। इज दैट क्लियर? इज दिस क्लियर? बोलो मेरे को, सबको ये समझ में आया? सेकेंड स्टेप सबको समझ में आया? एवरीबडी हैज अंडरस्टूड द सेकेंड स्टेप? वेलोसिटी का होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, पावर वैसे ही रखना है।
पावर वैसे ही रखना है शिवम, अंडरस्टूड? ठीक है, आगे बढ़ू, आगे बढ़ू। अभी अगले एक एक स्टेप में पूछूंगा, एक एक स्टेप में तुम लोग को पूछूंगा समझा कि नहीं समझा, फिर तुमने बोला समझा तो आगे बढ़ूंगा। ठीक है, आप बिल्कुल ध्यान से देखो। M1 L2 T-2 LHS वैसे का वैसा ही है, इक्वल टू, अब क्या करना है, इस A वाली पावर को अंदर लेना है, ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करना है। किस तरह से मल्टीप्लाई करोगे? M, यहां पे पावर कितनी है? 1, 1 इंटू A इज A, L, 0 इंटू A इज 0, T, 0 इंटू A इज 0, ब्रैकेट क्लोज। क्या किया मैंने? मैंने पावर को अंदर वाली पावर्स के साथ मल्टीप्लाई किया। अगले वाले स्टेप में देखो, M, 0 इंटू B 0, L, 1 इंटू B B, T, -1 इंटू B -B। क्या किया? ऊपर वाली पावर को अंदर वाली पावर के साथ मल्टीप्लाई किया। तो जो भी अंदर वाली पावर है मल्टीप्लाइड बाय दिस, यू हैव टू राइट दैट अगेन एज द पावर। यहां पे -1 था, बिकॉज वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम आता है तो -1 आना चाहिए। -1 इंटू बी -b। ये स्टेप सबको समझा? एवरीबडी हैज अंडरस्टूड दिस स्टेप? कम ऑन, हाँ या ना, हाँ या ना? मेन ऊपर वाली पावर को अंदर वाली पावर के साथ मल्टीप्लाई, ऊपर वाली पावर को अंदर वाली पावर के साथ मल्टीप्लाई। एक एक स्टेप ध्यान से देख के रखो। यस यस वंशिका, यस। Savli, what is 1 into A? You have to multiply. You have to multiply. What is 1 into A? 1 into A कितना होगा? A 1 होगा कि 1 होगा या A होगा? क्या होगा? A होगा ना, वही तो लिखा है। मैंने क्या बोला? You have to multiply the inner power with the outer power. आपको अंदर वाली पावर को बाहर वाली पावर के साथ मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई। Are you getting this thing? You have to multiply. Okay. स्नेहा, व्हाट डू यू वांट टू से? प्लीज चेक द वेलोसिटी का डायमेंशन, मतलब गलत लिखा है मैंने डायमेंशन। स्नेहा, मैंने गलत लिखा है। बाकी लोग, हैव आई रिटन द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी रॉन्ग? सही है ना? करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है स्नेहा, करेक्ट है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है ना। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आई होप द लास्ट स्टेप इज क्लियर विथ एवरीबॉडी। सबसे लास्ट स्टेप सब लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। प्लीज पे अटेंशन टू दिस, प्लीज पे अटेंशन। M1 है, L2 है, T-2 है। LHS को तो अभी तक से हाथ ही नहीं लगाया, सब कार्यक्रम RHS में चालू है। पहले RHS का पूरा कार्यक्रम करेंगे, फिर LHS के साथ क्या करना है वो देखेंगे। इक्वल टू साइड। अगला स्टेप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। अगला स्टेप में आपने क्या करना है, आपने लगाना है एक पावर एंड एक्सपोनेंट्स का एक बहुत ही बढ़िया सा चीज, जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में, हर लेक्चर में तो मुंह खोल के बोला ही होगा। व्हेन बेस आर सेम, पावर गेट्स एडेड अप। क्या है? When base are same, power gets added up. ठीक है, यहां पे बेस क्या है? M। यहां पे बेस क्या है? M। ये बेस और ये बेस सेम है, तो पावर को करना पड़ेगा ऐड। तो अगर आप पावर को ऐड करेंगे, A plus 0 will give you A. When base are same, power gets added up. M and M
So here it is a plus 0, it will give you as a. अगला step, L and L both are having same base. So this is L का power 0 and this is L का power B. 0 plus B is B. अब क्या करेंगे, आपके पास क्या है, यहाँ पे m का पावर 1 है, l का पावर 2 है, t का पावर -2 है, ठीक है, इक्वल टू साइन, यहां पे m का पावर a है, l का पावर b है, t का पावर -b है, ठीक है। मोस्ट हमजा हमजा वो साइंटिस्ट लोगों ने पता किया है, हमजा वो साइंटिस्ट लोगों ने पता किया है कि काइनेटिक एनर्जी इन दोनों चीज पे डिपेंड करता है, एक्सपेरिमेंट कर करके पता किया है कि अगर किसी का मास इतना होगा, किसी के पास वेलोसिटी इतनी होगी, तो उसके पास ऐसी ऐसी काइनेटिक एनर्जी आती है। ऑल दिस थिंग्स आर फाउंड आउट एक्सपेरिमेंटली, बट द पावर्स आर फाउंड आउट डायमेंशनली। एग्जाम में ऐसा ही आएगा, ये जो मैंने क्वेश्चन लिखा है, दिस इज आई हैव रिटन एज क्वेश्चन, क्वेश्चन यही बोलेगा आपको, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन मास एंड वेलोसिटी, फाइंड द रिलेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी मास एंड वेलोसिटी। ये क्वेश्चन ही लिखा है मैंने बेटा, ओके, गॉट इट। जरीर, व्हाई द टी का पावर विल बी 0? जरीर, टी का पावर 0 किधर होगा, कौन से स्टेप में बात कर रहे हो, यहां बात कर रहे हो आप, यहां बात कर रहे हो, आर यू आस्किंग हियर द टी का पावर शुड बी 0? कैसे होगा, यहां पे टी का पावर कितना है, 0, यहां पे टी का पावर कितना है, -b। when base are same, power gets added up. What is 0 plus -b? आपने मल्टीप्लाई नहीं करना है, आपने ऐड करना है, ऐड 0 प्लस -b कितना होगा, -b होगा कि नहीं होगा, बराबर है, ठीक है। चलो, ये वाली इक्वेशन हमारे पास हाजिर है। अब क्या करना है, अब आपने करना है इक्वेट द पावर्स ऑफ LHS एंड RHS। आप लोगों ने LHS की पावर्स RHS की पावर्स के साथ इक्वेट करना है, ठीक है। अब अगर आप इक्वेट करोगे तो यहां पे m को देखो, यहां पे m को देखो, यहां पे m का पावर है 1, यहां पे a का पावर है कितना, a, इसका मतलब a हैज कम एज 1। वापस देख लीजिए, इक्वेट द पावर्स ऑफ LHS एंड RHS। m का पावर इज 1, m का पावर इज a, बीच में इक्वल टू साइन है, इसका मतलब a की वैल्यू 1 है। अब आप l की पावर देखे b, यहां पे l की पावर देखे 2, यहां पे आप t की पावर देखे -b, और यहां पे t की पावर देखे -2, b आएगा -2। इसका मतलब तुम्हें क्या पता चला, इसका मतलब तुम्हें क्या पता चला, तुम्हें पता चला कि a की वैल्यू 1 आ रही है और b की वैल्यू 2 आ रही है। तो तुमने अभी स्टार्टिंग में कैसा फॉर्मूला लिखा था, ये याद है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू k टाइम्स m का पावर a, b का पावर 2। तो अभी क्या लिखेंगे हम लोग, काइनेटिक एनर्जी इज k टाइम्स m का पावर 1 और v का पावर 2। ऐसा ही कुछ दिखता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, ऐसा ही दिखता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, है ना, ऐसा ही है ना। ये फाइंड करना था, ये फाइंड करना था। कुछ लोग सोच रहे हैं कि वेलोसिटी का स्क्वायर पहले से लेके चलना है, अरे नहीं बाबा, वेलोसिटी का पावर 2 है, ये पता करना था। अब मैंने पता किया, आपने कैसे लिखा था, काइनेटिक एनर्जी इज के, एम का पावर ए, वी का पावर बी, ऐसा लिखा था कि लिखा था आप लोगों ने, बराबर है कि नहीं। तो देखो, मैंने एम का पावर 1 लिखा है यहाँ पे, और मैंने वी का पावर 2 लिखा। तो यही ऐसा ही होता है ना, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ऐसा ही होता है कि नहीं होता है, अंडरस्टूड। K is a constant whose value is found experimentally। आपको K के बारे में टेंशन नहीं लेना है,
आपको के बारे में टेंशन नहीं लेना, के की जो वैल्यू होगी वो एक्सपेरिमेंट के थ्रू फाइंड की जाती है। हमें इंटरेस्ट किस में था कि m की पावर क्या है और v की पावर क्या है, हमें इस चीज में इंटरेस्ट था, जो हमने पता लगाया और हमको फाइनल आंसर मिल गया। क्या अब किसी को कोई डाउट है? टेंशन मत लीजिए, मैं और एक एग्जांपल लेने वाला हूं। आई एम गोइंग टू टेक वन मोर एग्जांपल। थोड़ी बहुत फीलिंग आ रही है क्या? थोड़ी बहुत फीलिंग आ रही है क्या? बोलिए। एनी डाउट्स? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? एवरीबॉडी कम ऑन, समझ में आ रहा है? किरण, हाफ हाफ साइंटिस्ट लोगों ने एक्सपेरिमेंट के थ्रू फाइंड किया था। और एक एग्जांपल हो जाए? कैन वी टेक वन मोर एग्जांपल? एक और एग्जांपल ले लूं? चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, आप लोग को बेटर समझ में आएगा। ठीक है, आप लोग को पता है हम बहुत सारे एग्जांपल सॉल्व करते हैं, तो आप लोग को टेंशन नहीं लेना है उस बात का। ठीक है, वी सॉल्व मेनी मेनी एग्जांपल्स, उस चीज का टेंशन नहीं लेना है। चलो एग्जांपल नंबर 2, जिस तरह से मैं लिख रहा हूं एग्जाम में उसी तरह से क्वेश्चन आएगा। जिस तरह से मैं लिख रहा हूं उसी तरह से एग्जाम्पल में क्वेश्चन आएगा। अरनाज क्या डायमेंशन? साक्षी पाटिल, डोंट टर्न ऑन योर वीडियोस अगेन एंड अगेन। डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी इज t-2। साक्षी पाटिल, अरनाज, वेलोसिटी का डायमेंशन होता है m0l1t-1। ये वेलोसिटी का डायमेंशन होता है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल। जस्ट क्वेश्चन कैसे आएगा, अभी भी जैसे पहले क्वेश्चन आएगा वैसे ही क्वेश्चन वापस आता है। प्लीज पे अटेंशन एवरीबॉडी। क्वेश्चन ऐसा आएगा, पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन मास, acceleration due to gravity and height। पोटेंशियल एनर्जी इन तीनों पे डिपेंड करता है। फाइंड द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी, मास, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड एच। इस तरह से आपको, सब लोग को मेरी आवाज एकदम क्लियर आ रही है? लाउड एंड क्लियर है क्या सब लोग को मेरी आवाज? एवरीबॉडी, माय वॉइस इज लाउड एंड क्लियर? आंचल कह रही है कि उनको मेरी वॉइस लाउड एंड क्लियर नहीं है, बाकी लोग को मेरा वॉइस लाउड एंड क्लियर है। आंचल आपका मोबाइल का वॉल्यूम बढ़ाओ, कुछ ना कुछ करो। मेरी तरफ से सेटअप परफेक्ट है। आई होप माय वॉइस इज लाउड एंड क्लियर टू एवरीबॉडी। ठीक है, क्वेश्चन में क्या समझ में आ रहा है? क्वेश्चन में ये समझ में आ रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी नाम का एक प्राणी है, जो प्राणी मास, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और हाइट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, हमें ये बताना है कि इन लोगों के बीच में किस तरह का रिलेशनशिप है। आप जानते हैं किस तरह का रिलेशनशिप है, पर अभी फिलहाल आप नहीं जानते किस तरह का रिलेशनशिप है। ऐसा मान के चलो कि आपको पता ही नहीं है कि काइनेटिक एनर्जी और एमजीएच के बीच में क्या रिलेशनशिप है, नहीं पता आपको। क्या आप तैयार है अच्छी तरह से? सेकंड एग्जांपल है अच्छी तरह से देखने का, सेकंड एग्जांपल है बहुत अच्छी तरह से देखना है सब लोगों ने। पोटेंशियल एनर्जी लिखने का, प्रोपोर्शनैलिटी साइन डालने का। ठीक है, m का पावर a, g का पावर b, h का पावर c। वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट a, b एंड c। हमें ये पता करना है। अच्छा, तुम्हें एक मौका देता हूं, बताओ एबीसी की वैल्यू कितनी है? बताओ, तुम लोग जानते हो कि नहीं जानते एबीसी की वैल्यू कितनी है? बताओ कितनी है एबीसी की वैल्यू? सबकी वन वैल्यू है कि नहीं है? सबकी वन वैल्यू है कि नहीं है? फिर क्या टेंशन है? पर ये तुम्हें पता लगाना है, तुम्हें ये पता लगाना है कि तुम्हें नहीं पता है, तुम्हें नहीं पता है कि एबीसी की वैल्यू 1 है। आर यू अंडरस्टैंडिंग क्या चल रहा है?
आधे लोग को बात समझ में आ रही है? पता होके भी तुम्हें नहीं पता है, इसलिए आधे लोग इधर गड़बड़ कर रहे थे। आधे लोग को लग रहा था v का पावर 2 है, डायमेंशन में सर 2 का इस्तेमाल नहीं। अरे पता ही नहीं है v का पावर 2 है, निकालना है। आर यू गेटिंग इट? हमजा हमजा काइनेटिक एनर्जी नहीं, सबका डायमेंशन पता है हम लोग को यहाँ पे। वी नो एवरी डायमेंशन हियर। पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशन एक और बार हो जाए, एक और बार हो जाए पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशन। मेरे हिसाब से m का पावर 1 है, l का पावर 2 है, t का पावर -2 है, बराबर है, इक्वल टू साइन। आप जानते हैं इसके बाद के स्टेप में हमें क्या करना चाहिए था? इक्वल टू साइन डाल के कांस्टेंट लिखना चाहिए था, है ना? कांस्टेंट का डायमेंशन नहीं आता। अब वापस एक ब्रैकेट डालेंगे आप लोग, ये m स्टैंड्स फॉर मास। हमजा मास का डायमेंशन आपको पता है क्या? आप कह रहे हैं बाकी लोग का डायमेंशन हमें कैसे समझ में आएगा? बाकी कोई भी क्वांटिटी दियो, सबकी डायमेंशन आपको पता रहेगी। कोई और न्यूमेरिकल होगा उसमें भी आपको डायमेंशन पता रहेगा। मास का डायमेंशन कितना आएगा? m का पावर 1, l का पावर 0, t का पावर 0, ब्रैकेट होल पावर a। अगला ब्रैकेट, व्हाट इज g? g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब एक्सेलरेशन ओनली। g का मतलब एक्सेलरेशन ही होता है। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन? क्लास कम ऑन, सब लोग मुझे डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन बताएंगे। बताओ सब लोग मुझे डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन बताएंगे, कितना होगा डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन? m कितना रखूं? डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन m कितना रखूं? 0। l कितना रखूं? 1। t कितना रखूंगा? -2। होल पावर b, होल पावर b। और एक बंदा है, और एक बंदा कौन है? h। h मतलब क्या? h मतलब हाइट। हाइट किस में नापी जाती है? लेंथ में नापी जाती है। m हो गया 0, l हो जाएगा 1, t हो जाएगा 0, होल पावर इज c। बोलो बोलो, क्या तुम्हें ये समझ में आया? g वाला समझाओ ना। g is called as acceleration due to gravity। आप जानते हैं g की वैल्यू होती है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये g एक्सेलरेशन ही होता है। तो जो डायमेंशन एक्सेलरेशन का होगा वही डायमेंशन g का होगा। बढ़िया है, बढ़िया है। आ रही है बात समझ में? क्या आप देख पा रहे हो? सबका पावर a है, इसका पावर b है, इसका पावर c है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, पेज नंबर 8 अच्छी तरह से बात को समझेंगे। ठीक है, हाँ, अगला स्टेप क्या है? पावर को करो अंदर मल्टीप्लाई। अगला स्टेप क्या है? मल्टीप्लाई द आउटसाइड पावर विथ इनसाइड पावर। क्या बोला मैंने? आउटसाइड पावर को इनसाइड पावर के साथ मल्टीप्लाई करो। जैसे कि यहां पे ए आउटसाइड पावर है, इस आउटसाइड पावर को इनसाइड पावर के साथ मल्टीप्लाई करना है आपने। ठीक है, तो सबसे पहले हम एलएचएस लिखेंगे। m का वैल्यू 1 है, l का वैल्यू 2 है, t का वैल्यू -2 है। हम एक डालेंगे ब्रैकेट, हम एक और ब्रैकेट डालेंगे। पहले इसका करो, देखो 1 इंटू ए, 1 इंटू ए, तो इट विल बी a। 0 इंटू ए 0, t 0 इंटू ए 0। क्या पहला काम खत्म है? क्या पहला काम खत्म है? सबको दिख रहा है क्या अच्छे से? माई स्क्रीन इज क्लियर? इज माई स्क्रीन क्लियर एवरीबॉडी? ठीक है, ठीक है। अगला, अगला आ रहा है, अगला आ रहा है एक और ब्रैकेट। ठीक है, 0 इंटू बी, 0 इंटू बी इज 0, 1 इंटू बी इज बी, -2 इंटू बी -2।
2b ब्रैकेट। देखा 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 क्या क्या चल रहा है, देख रहा है, समझ रहा है, समझ रहा है, समझ रहा है। -2 इंटू बी, मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई द आउटसाइड पावर विद द इनसाइड पावर, मल्टीप्लाई करना है। और एक ब्रैकेट आ रहा है, और एक ब्रैकेट आ रहा है, 0 इंटू सी, 0, एल का पावर 1 है, 1 इंटू सी, सी, 0 इंटू सी, 0 ब्रैकेट क्लोज। बोलो समझा? ये स्टेप समझा सब लोगों को? हाँ या ना हो जाए, जल्दी बोलो समझा? एवरीबॉडी इज क्लियर विद दिस स्टेप? नो डाउट्स, नो डाउट्स? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब क्या, अब क्या, अब क्या? when base are same, powers get added। जब बेस सेम होता है तो पावर को ऐड करना, ठीक है? ये काम आपने एलएचएस में किया था, सॉरी आरएचएस में किया था, ये काम भी आपने आरएचएस में ही करना है। अभी तक से सब आरएचएस में चालू है, ठीक है? तो चलिए वापस लिखते हैं, m का पावर 1, l का पावर 2, t का पावर -2 इक्वल टू साइन डालेंगे। आप बिल्कुल ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से देखना। m m m 3 m है, 3 m है, तो मैं लिखूंगा यहां पे m, पावर गेट्स एडेड अप, a प्लस 0 प्लस 0, इसको बोलते हैं व्हेन बेस आर सेम पावर गेट्स एडेड अप। समझा? अब अगला कौन है? L, व्हेन बेस आर सेम पावर गेट्स एडेड अप। L L L, L का पावर है 0 प्लस L का पावर है B प्लस L का पावर है C। अगला है T यानी कि टाइम, टाइम टाइम टाइम, T का पावर है 0 प्लस T का पावर है -2b प्लस T का पावर है 0, ब्रैकेट क्लोज। अब क्या करेंगे? m1 l2 t-2 इक्वल टू, आप बताओ, a प्लस 0 प्लस 0 a, 0 प्लस b प्लस c b प्लस c, 0 प्लस -2b प्लस 0 -2b। ये दो स्टेप समझा? कम ऑन यार, कम ऑन कम ऑन, समझा कि नहीं समझा? ये दो स्टेप समझा कि नहीं समझा? समझा? अब तो और डिटेल में दिखाया, पिछली बार इतनी डिटेल में भी नहीं दिखाया था, पहले पहले टाइम में तो खाली बोला था, अभी तो लिख के दे दिया। अगले स्टेप में क्या करना है? इक्वेट LHS पावर्स विथ RHS पावर्स। आपको LHS और RHS की पावर्स को करना है इक्वेट, बराबर है? A का वैल्यू कितना आएगा? इक्वेट करके बताओ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A? कम ऑन एवरीबॉडी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A? पावर को इक्वेट करो, LHS की पावर और RHS की पावर को इक्वेट करके मुझे बताओ A की वैल्यू कितनी आएगी? बहुत ही बढ़िया। अब B प्लस C की वैल्यू कितनी आएगी? L का पावर B प्लस C है, यहां पे L का पावर कितना है? L का पावर B प्लस C का पावर आएगा 2, तो यहां पे B प्लस C इज इक्वल टू 2। अगला T का पावर देखो, T का पावर है -2B, यहां पे देखो, बराबर है, बराबर है, सिर्फ पावर, यहां का पावर वहां के पावर के साथ मैच करना है, यहां का m का पावर वहां के m के पावर के साथ, यहां का l का पावर वहां के l के पावर के साथ, यहां का t का पावर वहां के t के पावर के साथ। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से आपको -2 कैंसिल हो जाएगा, आपको b का वैल्यू मिलेगा 1। मिल गया आपको b का वैल्यू 1, -2 कैंसिल हो गया, आपको b का वैल्यू मिल गया 1।
अब आप यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, अगर आप यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 प्लस सी इज इक्वल टू 2। आपने बी की जगह पे 1 पुट किया, सी इज इक्वल टू 2 माइनस 1, सी इज इक्वल टू 1। क्या आया, A1 आया, B1 आया, C1 आया, और शायद ये आपको पहले से पता था। अरे किसी को कुछ समझ रहा है, किसी को कुछ समझ रहा है? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? कि आप लिखते हो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू के, एम का पावर ए, जी का पावर बी, और एच का पावर सी। तो आप आज के बाद लिखोगे काइनेटिक एनर्जीज एम जी एच, ए इज 1, A is equal to B is equal to C is equal to 1 and K is equal to 1। ये पता किया गया है एक्सपेरिमेंटली।